लाइफ इज अ वेव विथ क्रेस्ट एंड ट्रॉस। कभी सक्सेस कभी फेलियर। माउंटेन्स पे जाते होगे, गाड़ी ऊपर चढ़ती है, फिर वैली आता है, फिर माउंटेन आता है। सेम थिंग जिंदगी के साथ भी है। कभी आप सक्सेसफुल होते हो, कभी आप फेल होते हो। बट यूजुअली हम जब बड़े बड़े लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसा परसेप्शन लगता है कि उनकी लाइफ में हमेशा सक्सेस ही रहा होगा, बिकॉज वी जस्ट सी द ग्लैमर ऑल अराउंड देम। वी मे नॉट बी नोइंग देयर स्टोरी एक्चुअली, एंड दैट इज वेयर द बिगेस्ट प्रॉब्लम कम्स। क्योंकि हमें उनकी स्टोरी नहीं पता। हमें नहीं पता कि उनकी लाइफ में भी कितने फेलियर्स और कितने स्ट्रगल्स आए थे, और उसको क्रॉस करने के बाद सक्सेस आया, फिर कोई फेलियर आया। हमेशा ऊपर नीचे ये लगा रहता है लाइफ में, और ये सबके साथ होता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही व्यक्ति की स्टोरी प्रेजेंट करने वाला हूं जिनका नाम आप सभी जानते हैं। उनका नाम है अमिताभ बच्चन। सदी के सुपरस्टार कहा जाता है उनको। ऐसा लगता है उनकी जिंदगी पूरी ग्लैमरस रही होगी, अच्छी अच्छी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, सब कुछ एकदम परफेक्ट। बट ऐसा नहीं है। अगर हम उनकी लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। टू स्टार्ट विथ, अमिताभ बच्चन वॉज बॉर्न इन ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली। उसके बाद उन्होंने स्कूलिंग की और फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, नॉर्मल, जैसे हम मोस्ट ऑफ अस डू दैट। और ग्रेजुएशन के बाद उनको ऐसा लगता था कि उनकी वॉइस जो है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। सो ही अप्लाइड टू ऑल इंडिया रेडियो। उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाएगा कि मैं अपने वॉइस के माध्यम से लोगों के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। बट आप बिलीव नहीं करोगे, वो दोनों ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में, ऑल इंडिया रेडियो ने उनको रिजेक्ट कर दिया। प्लस उनको यह तक बोला कि आपकी जो वॉइस है वो अप टू द मार्क नहीं है। दैट इज नॉट द वॉइस विच पीपल एक्चुअली वॉन्ट टू हियर। एंड दैट वॉज द फीडबैक दैट अमिताभ बच्चन गॉट फ्रॉम आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड बाय ऑल इंडिया रेडियो। फर्स्ट सेटबैक। इस सेटबैक को फेस करने के बाद अमिताभ बच्चन चले गए कैलकाटा, और कैलकाटा में एक छोटा सा कोई जॉब उन्होंने ज्वाइन किया। 500 रुपए पर मंथ की पगार थी उनकी। 1965-66 की बात है। पैसे नहीं थे सफिशिएंट, बट एक्टर बनना चाहते थे सिनेमा में जाए। तो एक कॉन्टेस्ट आ रहा था, उस कॉन्टेस्ट का नाम था फिल्म फेयर माधुरी कंटेस्ट। एंड इसको उस माधुरी दीक्षित से मत रिलेट करना, बिकॉज इसका नाम ही है फिल्म फेयर माधुरी कंटेस्ट। और इस कंटेस्ट में क्या होता था कि जो लोग भी टॉप 5 में होते थे, इन लोगों को सिनेमा में एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अमिताभ बच्चन ने सोचा इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, चलो इस कॉन्टेस्ट में अपियर करते हैं, ट्राई करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, वो इवन प्रिलिमिनरी राउंड तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उनको इनिशियल राउंड में ही डिस्क्वालीफाई करके वहां से वापस भेज दिया गया। अमिताभ बच्चन वॉज ऑल सैटर्ड। उनको लगा यार AIR में भी रिजेक्ट हो गया, यहां फिल्म फेयर माधुरी कंटेस्ट है उसमें भी रिजेक्ट हो गया, इवन प्रिलिमिनरी भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्या होगा मेरा। हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। वो वहां से बॉम्बे पहुंचे, और बॉम्बे पहुंचने के बाद उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हरिवंश राय बच्चन जो उनके पिता थे उनके पास पैसे एकदम भी नहीं थे, उनके पास पैसे थे। बट अमिताभ बच्चन के दिल में हमेशा यह बात थी कि मैं अपने पापा पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनना चाहता हूं। मैं अपने बूते पे कुछ करना चाहता हूं ताकि मुझे अपने पापा से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, मैं उनके लिए कुछ बर्डन ना बनूं। इसके कारण 6 दिनों तक अमिताभ बच्चन मरीन बीच पे एक बेंच पे सोए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी बॉम्बे में। उसके बाद उनके कुछ दोस्त थे बॉम्बे में जो उनको उनके साथ लेके गए, और फिर वो अपने दोस्तों के साथ रहने लगे, और जो भी छोटी मोटी कमाई उनकी होती थी वो उसका रेंट देने में ही निकल जाती थी। और आपको तो पता ही है बॉम्बे में रेंट कितना ज्यादा होता है। उसी बीच अमिताभ बच्चन डिफरेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के पास जाके अपने आप को पिच कर रहे थे, और हमेशा पिच करते रहते थे। इस बीच में अगर आपने एक चीज देखी होगी, वो कभी हिम्मत नहीं हारे, चाहे कितनी भी रिजेक्शंस हो गई, वो हमेशा अपने आप को पिच करते रहे। उन्हें जाना था इंडस्ट्री में, सिनेमा इंडस्ट्री में उन्हें जाना था। और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री के जो बिगीज थे वो ये कह के उनको रिजेक्ट कर देते थे कि आप तो बहुत लंबे हो, 6 फीट 2 इंच आपकी लंबाई है, आप यू सीम लाइक अ वेरी लैंकी फेलो, एंड दे यूज्ड टू टेल हिम टू गो फ्रॉम द डोर इटसेल्फ। सम मेनी ऑफ देम नेवर यूज्ड टू मीट हिम एज वेल। इतना ज्यादा इंसल्ट। सोचो, अमिताभ बच्चन थक गए थे इन रिजेक्शंस को फेस करते करते। हिम्मत थी उनके अंदर कि हां घुसना है इंडस्ट्री में, बट रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस, फेलियर 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 फेलियर। अमिताभ बच्चन को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। उसी बीच में एक मूवी थी, 7 हिंदुस्तानी, 1969 की बात है। अमिताभ बच्चन के जो भाई थे अजिताभ, उनको पता चला कि इस मूवी में 7 न्यू फेसेस
जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो ढूंढ रहे हैं। और उसी समय अमिताभ बच्चन को मौका मिला कि वो उन 7 न्यू फेसेस में शामिल हो सके। एक छोटा सा रोल मिला उनको, बहुत ही छोटा सा रोल, और जो उस रोल में मिला और उन्होंने उसमें कमाल दिखा दिया। एंड ही प्लेड इट सो फैबुलस दैट ही गॉट द न्यू कमर अवार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर फिल्म इन 1969। उसके बाद आपको लग रहा होगा उन्हें बहुत सारी फिल्म मिली होंगी, मिली उन्हें फिल्म, बहुत सारी फिल्म्स मिली, बहुत सारे रोल्स मिले, बट सारे के सारे फ्लॉप, कोई मूवी नहीं चली उनकी। अमिताभ बच्चन हताश हो गए कि सारी फिल्में एक के बाद एक पिट रही हैं बॉक्स ऑफिस पे, कोई मूवी नहीं चल रही उनकी। फिर जब हताशा की सीमा क्रॉस हो गई, फिर एक मूवी आई जंजीर, जो कि सुपर डुपर हिट गई। एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन अमिताभ बच्चन बिकेम द रियल हीरो। तो अगर आप देखोगे कि इतने फेलियर्स के बाद भी एक ऐसा टाइम आता था जब सक्सेस आ जाती थी। बट एक चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे देखने के लिए, कि जब फेलियर्स आपके पास आ रहे हैं, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आप हिम्मत हार जाओगे, अगर आप बीच में रुक जाओगे, तो आपका जंजीर मूवमेंट कभी नहीं आ सकता। जो अमिताभ बच्चन के साथ हुआ, उनका जंजीर मूवमेंट आया, बिकॉज सारी फिल्में पिट रही थी, फिर भी उन्होंने अपने आप पे कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने वो काम करते रहे, वो ट्राई करते रहे, वो डायरेक्टर्स के पास जाते रहे, प्रोड्यूसर्स के पास जाते रहे, वो पिच करते रहे, वो इंसल्ट हो रहे थे, फिर भी वो जाते रहे उनके पास। उन्होंने अपने आप पे बिलीफ कभी कम नहीं किया। उसके बाद जंजीर मूवी हिट होने के बाद बहुत सारी मूवीज उनकी हिट हुई। फिर एक वाटरशेड मोमेंट आया, और वो मोमेंट था जब मूवी कूली के सेट पे अमिताभ बच्चन इंजर हो गए। पहले थोड़े दिनों तक तो पता भी नहीं चला कि इंजरी कैसी है। उसके बाद एक बैक अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और वो कोमा में चले गए। कोमा में जाने के बाद उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी और डॉक्टर्स ने उनको क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था कुछ टाइम के लिए। उसके बाद पूरे देश की दुआ उनके लिए थी। उन्हें होश आ गया और वो ठीक हो गए। और जब वो ठीक हुए तो उन्होंने देखा कि पूरा देश उनके लिए दुआ मांग रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो बड़ौदा से मुंबई उल्टे पैर चल के आ रहे थे जस्ट टू प्रे दैट कि अमिताभ बच्चन ठीक हो जाए। 1982 की ये घटना है जब कूली मूवी के सेट पे अमिताभ बच्चन को इंजरी के बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। 2 साल ही हुए थे इसके बाद, 1984, जब अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स में एंट्री की। उन्होंने सोचा कि इसमें मैं कुछ अच्छा कर लूंगा क्योंकि लोगों का सपोर्ट तो है ही मेरे पास। बट अल्टीमेटली उन्होंने रियलाइज किया कि ये डिसीजन उन्होंने इमोशंस में आके लिया है, इसलिए ये डिसीजन इनका फेल हो रहा है। उन्होंने पॉलिटिक्स क्विट कर दिया। यहां से एक और सीखने वाली बात है, कभी भी इमोशंस में आके डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। हमेशा एक रेशनल दिमाग से ही डिसीजन लेना चाहिए। जब भी आप ज्यादा एंग्री होते हो, जब भी आप ज्यादा खुश होते हो, ट्राई करो कि उस मोमेंट पे आप कोई डिसीजन ना लो अपनी लाइफ में, क्योंकि वो हमेशा आपको रिग्रेट करने पे बाधित कर सकती है, जैसा कि अमिताभ बच्चन के साथ अभी हुआ 1984 में। उसके बाद भी प्रॉब्लम्स कम नहीं हुए, उनका नाम बोफोर्स स्कैम में भी सामने आया। और बहुत सारे लोग, आप जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा बोफोर्स स्कैंडल में क्या था, कि एक करप्शन केस था ये, जिसमें अमिताभ बच्चन पे ये ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने भी बहुत सारे पैसे खाए हैं स्वीडिश एजेंसीज से। 25 साल तक केस लड़ने के बाद वो इस केस से मुक्त हो पाए। बट प्रॉब्लम तो आई थी, लांछन तो उठे थे उनपे बोफोर्स स्कैंडल में। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने ABCL नाम की कंपनी रजिस्टर की, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उनका यह टारगेट था कि इस कंपनी के थ्रू वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, मूवीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं और डिफरेंट यंगस्टर्स को चांस देना चाहते हैं। बेसिकली उनका था कि मुझे मूवी इंडस्ट्री बनानी है एक, एंड विद दिस गोल उन्होंने ABCL नाम की कंपनी बनाई। बट कंपनी बैंकरप्ट ये हो गई, कंपनी नहीं चल पाई, कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाई। 90 करोड़ की लायबिलिटी हो गई अमिताभ बच्चन के कंधों पे, जिसको कि वो नहीं दे पा रहे थे और उनको अपने प्राइवेट एसेट्स तक कुर्बान करने पड़े उस पैसे को देने के लिए। इतनी प्रॉब्लम, सोचो, इतनी मेहनत करके सुपरस्टार बना, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर उठा और फिर नीचे गिरा दिया। डेस्टिनी किसी की बेस्ट फ्रेंड नहीं होती जिंदगी भर। गुड फॉर्च्यून इज नेवर ए बेस्ट फ्रेंड टू एनीबॉडी थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। ऊपर जाते हो, नीचे जाते हो। उसके बाद क्या अमिताभ बच्चन हार मान गए? नहीं, अमिताभ बच्चन हार नहीं माने। वो रात भर सो नहीं पाते थे और एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो सुबह 4 बजे उठ के यश चोपड़ा के पास गए, उनको बोला कि मोहब्बतें में मेरे को रोल चाहिए, और कायदे से उनको रोल मिल भी गई और वो मूवी सुपर हिट हुई। सुपर हिट होने के बाद अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी फिर से आई, और पॉपुलैरिटी आने के बाद उनको KBC ऑफर हुआ, कौन बनेगा करोड़पति। पहले तो लोगों ने ये बोला कि इतने बड़े स्क्रीन से छोटे स्क्रीन पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता, आपकी इमेज ये हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, आपकी इमेज डाउन हो जाएगी। बट अमिताभ बच्चन ने बोला नहीं, आई विल टेक अप दिस प्रोजेक्ट।
अमिताभ बच्चन ने एक चीज हमेशा क्लियर बोली है कि आपको नहीं पता जिंदगी में आपके साथ क्या हो जाए, तो जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं उसको आप पकड़ो, उसको आप यूटिलाइज करो, उसको आप कैपिटलाइज करो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिताभ बच्चन केबीसी में आए और आपको भी पता है लॉक कर दिया जाए, ये कभी हम भूल भी नहीं सकते। हम सभी का बचपन उसी में गुजरा है और हम सभी इस बात को रियलाइज करते हैं और हम और इस वाक्य को हम सभी रियलाइज करते हैं और सभी के दिमाग में एक नॉस्टैल्जिया जैसा बन जाता है। कौन बनेगा करोड़पति किसने नहीं देखा। उसके बाद अमिताभ बच्चन का फिर से एक सक्सेसफुल करियर चालू हुआ, मोहब्बतें आई, फिर कौन बनेगा करोड़पति आया, फिर कितनी सारी मूवीज उन्होंने की। इवन उतने हाई एज में भी, उतने एज होने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी रोमांटिक मूवीज भी की, और ये कितनी बड़ी चीज दिखाता है कि अगर आपके अंदर परसिवरेंस है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर दमखम है, तो आप किसी भी फेलियर को एक बड़े सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो। और अमिताभ बच्चन की पूरी जिंदगी इस पे बेस्ड। जिंदगी एक माउंटेन की तरह है, ऊंचाई है तो वैलीज भी हैं। जिंदगी एक वेव की तरह है, क्रेस्ट है तो ट्रॉ भी है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, आपका पेशेंस, आपका परसिवरेंस, आपका इनर बिलीफ, आपका सेल्फ बिलीफ आपसे कोई छीन नहीं सकता है। कितनी भी फेलियर आपकी जिंदगी में हो जाए, लेकिन आप जब तक खुद से नहीं हारे तब तक आप दुनिया से नहीं हार सकते हो। इसी पे रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि दुनिया से हारे हार नहीं, खुद से हारे हार है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि ऐसी स्टोरीज के साथ मैं हमेशा आपके पास आता रहूंगा, आपको बताने, सिर्फ आपको बताने कि आप किसी से कम नहीं हो और आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। थैंक यू।